महमूद प्राचा, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आज ये हैदराबाद आए हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करने के लिए और वक्फ बोर्ड, चंद सवालात मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन पर और वक्फ बोर्ड पर। सर, आज मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन पर जो एक सेमिनार हुआ उसके बारे में एक चंद सवालात हम आपसे करेंगे। अभी 2 महीने बाद बकरीद आ रही है। सर, ऑल ओवर इंडिया कई इंसिडेंट्स हमने लास्ट ईयर भी देखा है और कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि दलित्स पर और मुस्लिम्स पर मॉब लिंचिंग हो रही है और गाय कुर्बानी के ऊपर भी जो हो रही है, उसके ऊपर आपका मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन कुछ काम करेगा हैदराबाद में? देखिए, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आज तेलंगाना स्टेट में लॉन्च हुआ है जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मजबूत तरीके से हुआ है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मिशन यह है कि भारत का संविधान, जो भारत है, जो भारत की रूह और आत्मा है, किस तरीके से भारत चलेगा और कौन भारत देश के मालिक हैं और कौन भारत देश में नौकर है, वो आज हमने लोगों को सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग एफिकेशियस लाइफस्टाइल टू एवरीवन, उसके बारे में लोगों को थोड़ा बताया भी और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च भी किया और कल हम उसकी एक कमेटी भी अनाउंस करेंगे। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद बनाने का ये है कि जो भी एक आम नागरिक के, चाहे वो किसी भी मज़हब से, कास्ट से, क्रीड से या किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, तो उसको क्या उसके कानूनी हक हैं वो बग़ैर ज़्यादा तकलीफ़ के डोर स्टेप पे मुहैया कराई जाए। हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मोटो या एक नारा जिसको कह सकते हैं वो भी है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। तो उस हाल और उस सूरत हाल में आपने देखा होगा कि जो भी कुर्बानी के टाइम पे या कोई भी, आजकल तो नमाज़ पढ़ने पे, और उत्तर प्रदेश में तो घर के अंदर नमाज़ पढ़ने पे, तरावियाँ पढ़ने पे भी बहुत गलत जुर्म किए हैं पुलिस की वर्दी में आए हुए क्रिमिनल्स ने। क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स, जो सरकारी ऑफिसर्स कानून को तोड़कर कोई भी काम करते हैं, वो आम क्रिमिनल्स की तरह ही होते हैं और उनको आम क्रिमिनल्स की तरह ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है, जो एक सिविल सोसाइटी है, ख़ास तौर पे अब जो हमारा ये हमने एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उसका काम यही है कि सरकारी अधिकारियों को, स्पेशली द पुलिस एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को, जो कानून उनको परमिट करता है उसी के हिसाब से काम करें, ना बुलडोज़र चलाएं, ना किसी को नमाज़ पढ़ने से रोकें। चाहे वो थोड़े टाइम के लिए सड़क पे भी नमाज़ पढ़ी जा रही है तो उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, हर लीगल एड देगा या फिर सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो अट्रॉसिटीज़ हुए हैं उसी में देगा? देखिए, ये बहुत ही प्रिंसिपल ये है कि संविधान ना सिर्फ रक्षा करने के लिए बल्कि फलाह बहबूद के लिए भी है। जो आपके राइट्स हैं, जो इस कंट्री के एसेट्स हैं, जो वेल्थ है, वो कंसेप्चुअली पूरे मुल्क के हर एक बाशिंदे की बराबर से हिस्सेदारी है उसमें। अब कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से, सरकार की गलत पॉलिसी से या सरकारों की मिली भगत से अडानी अंबानी बन गए गैर कानूनी काम करके, मगर कंसेप्चुअली तो ये सारी जो संपदा है, धन है, वो सबकी बराबर है। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन इस तरफ भी काम कर रहा है, लेकिन सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी होता है जो लोगों को पहले अवेयर करे, उनको गाइड करे, ट्रेन करे कि किस तरीके से जो अल्टीमेट एम, गोल है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ड्रीम है, इक्वालिटी फॉर ऑल, वो कैसे अचीव की जाए और कोई भी सरकारी अधिकारी जो कि जनता के नौकर होते हैं उनके साथ ऐसा सलूक ना करे जो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। तो एक हमारे मिशन का ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव है कि नौकरों को नौकरों की जगह पे पहुंचाना और मालिकों को मालिकों की जगह बिठाना। यानी कि जनता मालिक है, बाकी सब, चाहे वो इलेक्टेड लीडर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, चाहे वो प्रेस हो, ऑनेस्ट प्रेस की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल्स की नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, ये सब जनता के नौकर हैं और वो जनता की सेवा ईमानदारी से करें, नौकरी ईमानदारी से करें। नहीं तो जनता उनके कानों मेटे, नॉट फिज़िकली बट लिटरली, और उनको राह रास्त यानी कि सीधे रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करे।
और उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे मजबूत तरीका उसका है जो हम तत्काल संविधान सुरक्षा करते हैं। तो हमारी अगर टीमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे बन जाएंगी, जिसमें लॉयर, सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया के जो रियल प्रेस के लोग हैं, मीडिया है, वो मौके पे पहुँचें जब कोई ऑफिसर कानून तोड़ के बुलडोजर चला रहा है, किसी गरीब के घर पे किसी ठेले वाले का सामान लूट रहा है। रिसेंटली हमने देखा है कि दिल्ली में जब मस्जिद की प्रॉपर्टी तोड़ रहे थे तो आप वहाँ पर पहुँच गए थे और आपने बहुत ही अच्छा आर्गूमेंट भी किया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ के एमएलए आकर कुछ हो गया था, बहरहाल उसको रोका नहीं गया। तो जब अपने लोग ही जो जिम्मेदार लोग हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे दिल्ली के, और अच्छा किया आपने ये मुझे याद दिलाया, वही साजिश करके वक्फ की प्रॉपर्टी को तोड़वा रहे थे। हमारे जाने से वो एक्सपोज हो गए। सिर्फ इतना हुआ क्योंकि पुलिस तो रुक गई थी, लेकिन उन्होंने आके ही फिर ये बोला कि हमारे वकील ही नहीं है। तो देन आई वाज हेल्पलेस। खैर वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो मौके पे पहुंच के जो काम हमें करते हुए देखा है लोगों ने, और या हमारी टीम के बहुत सारे और भी लोग करते हैं, वही हम ट्रेनिंग सबको दें। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो कोई और नागरिक नहीं कर सकता। ज़रूरत इस बात की है कि उसको थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए और उसको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कानून की व्यवस्था की, संवैधानिक व्यवस्था की। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम है जो आप मुझे करते हुए देखते हैं, वो हर एक भारत का नागरिक अपने ऊपर ऐसा बुरा वक्त आने पे कर सके। इसमें क्या आप इंटेलेक्चुअल्स का भी साथ लेंगे? शहर हैदराबाद में या ऑल ओवर तेलंगाना में कहें या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहें, जैसे आपका काम शुरू हो चुका है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो क्या आप तेलंगाना से इंटेलेक्चुअल्स को भी सेलेक्ट करेंगे या ओनली एडवोकेट्स को सेलेक्ट करेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स सभी लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे अभी जो दमनकारी, जो ऑप्रेसिव रेजीम्स होती हैं, वो पुलिस को यूज़ करती हैं टू परस्यू देयर इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। तो उसमें जो सबसे मजबूत जो प्रोफेशनली लोग होते हैं वो वकील होते हैं। तो इसलिए वकीलों को सबसे आगे रहना है। ऐसा नहीं है कि वकील ही रहेंगे, आप लोगों को सबसे आगे रहना है, फ्रंट लाइन। बाकी इंटेलेक्चुअल्स तो हैं ही जो रिसर्च करेंगे, जो लोगों को मोटिवेट करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे अच्छे रिलीजियस लीडर्स हैं। वो दलाल टाइप जो 100-200 ऊपर हैं वो नहीं, जो अच्छे बहादुर ईमान वाले रिलीजियस लीडर्स हैं हर एक कम्युनिटी में, वो भी रहेंगे उसमें। स्टूडेंट्स रहेंगे, सोशल एक्टिविस्ट रहेंगे, और सभी तरह के लोग रहेंगे, इंटेलेक्चुअल इनपुट देने भी रहेंगे, सभी तरह के रहेंगे लोग जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, वो लोग भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, क्योंकि सभी को तो संविधान की आवश्यकता है। सभी को संविधान के बारे में पता होना चाहिए और सभी का संविधान का इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान बनाने का हक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग भी आया है जिसमें कहा गया है कि सो मोटो बेसिस पे हेट स्पीच का आप लोग कंप्लेंट बुक कर सकते हैं, ऐसा पुलिस स्टेशंस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसा अगर करने से सो मोटो बेसिस पर हेट स्पीच जो कर रहे हैं उन लोगों पर केसेस बुक होंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ये जजमेंट जो है, ये जो ऑर्डर पास किया है, ये टू लेट टू लिटिल है। और जिस तरह की हिस्ट्री है कोर्ट्स की, क्रिटिसिज्म करना हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है। अगर वो जजमेंट्स की क्रिटिसिज्म नहीं करेगा तो वो हमारे जुडिशल सिस्टम का नुकसान करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो सबसे ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और देश के मालिकों की ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर जजेस कुछ गलती करें तो लोग देखें कि ये गलती हो रही है, लोग उस पर तनकीद करें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हम सबको करनी चाहिए। अभी कई स्टेट्स में लाइव भी चल रहा है ना हाई कोर्ट प्रोसीडिंग। यस, ये उसी का हिस्सा है ना। ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, सबको नज़र भी आना चाहिए होता है, और कोई भी सवाल भी उठा सकता है जजिस की कारगुजारी पे। ये ज़रूरी है। एक कंटेम्प्ट करना, बदतमीज़ी करना एक अलग बात होती है, लेकिन जज की जजमेंट के ऊपर सवाल उठाना कि ये ठीक नहीं है, ये हर एक नागरिक का हक नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है। सर, जुडिशरी सिस्टम एक मेन पिलर है। मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा जवाब को। तो ये जो जजमेंट आई है, इससे पहले आपने किसी भी केस में आपने सुना है कि किसी बड़े ऑफिसर को या किसी भी ऑफिसर को हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी हो कंटेम्प्ट? ये है, ये जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ से आती है। किसी भी ऑफिसर को, क्योंकि जजमेंट्स पहले भी बहुत हैं, कोई ये हेट स्पीच की नहीं, कोई भी क्राइम की पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है। ये CRPC में प्रोविज़न ही है
कि वो खुद ही सुओ मोटो एक्शन लेंगे अगर उनकी जानकारी में कोई भी ऑफेंस आता है, कोई भी स्टेशन हाउस हो। ये इसमें कोई बहुत नई चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। ज़रूरत इस बात की थी, जिन लोगों ने आज तक ऐसा नहीं किया है उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट कराते, तब कोई बात होती। ये तो वही बात है जो बात हम पहले से कहे जा रहे हैं, जिन लोगों को पहले से बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है अलग अलग जजमेंट्स में। एक जजमेंट नहीं पास हुई, एक और जजमेंट पास हो गई, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अतीक अहमद के केस में कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त नज़र आने में सख्त ऑर्डर्स किए और आज वो ये नई थ्योरी लेके आ गए कि अतीक अहमद ने खुद ही अपने ऊपर ये हमला भी कराया हो सकता है, ये भी थ्योरी फ्लोट कर दी उन्होंने। तो इस तरीके का जो निडरता आ रही है ब्यूरोक्रेसी में, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी हद तक जाने को तैयार हैं, उनको लगाम लगाना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से नाकाम है। बीइंग एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या आप समझते हैं कि जो मेन पिलर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है या किसी के प्रेशर में काम कर रही है? जो हालात हैं वो तो किसी से छुपे नहीं है, मुझे कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में ही सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने अपनी एक किताब ही लिखी है गोगोई साहब ने डिटेल में, उसमें लॉबीज़ की, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल साहब का नाम भी लिया था कि ये जो लॉबीज़ हैं जो जजेस की दलाली करते हैं उनमें से एक है। तो ये तो जग जाहिर बात है कि जजेस तरह तरह के प्रेशर में काम कर रहे हैं और तरह तरह के लालच भी जजेस को दिए जाते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग बेईमानी की नीयत से कोई गलत काम कर रहे हैं, कुछ जजेस, उनको तो सज़ा मिलनी ज़रूरी है, लेकिन जो ईमानदार जजेस हैं जिनमें ईमानदारी से काम करने का जज्बा है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट पब्लिक से की थी 2018 में। मतलब कुछ जजेस ने की थी, तो इसका मतलब इशारे में समझ जाना चाहिए था देश के मालिकों को, लेकिन हम लोगों ने 5 साल तो डिले की। लेकिन इस 14 अप्रैल को हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट या सॉलिडारिटी में मार्च भी निकाला था सुप्रीम कोर्ट के और जुडिशरी के सपोर्ट में, कि जुडिशरी पे प्रेशर नहीं डाल सकती सरकार और नहीं डालने देंगे। हम लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और हमने मगर ये वादा किया था कि हम इस काम को रोकेंगे। और आज तेलंगाना में जब हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का अपना चैप्टर लॉन्च किया, तो एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है कि अब कोई भी सरकारी अधिकारी या पब्लिक पोस्ट पे या स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान अगर जुडिशरी को डराने की, धमकाने की कोशिश करेगा या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो पब्लिक डोमेन में करेगा, तो हम मास लेवल पे सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मास लेवल पे गिरफ्तारियां देंगे अक्रॉस द कंट्री। मगर किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे जुडिशरी के ऊपर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी अब देश की जनता। ये हमने आज बड़ा ऐलान हैदराबाद की ज़मीन से किया। 2014 से पहले का दौर अच्छा था कि 2014 के बाद का दौर अच्छा है हिंदुस्तान में? नहीं, दौर अच्छा 2014 के बाद का भी है, लेकिन मनुवादी मानसिकता के लोगों के लिए जो देश को चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों को छोड़कर 2014 से पहले का, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उस टाइम सब बहुत अच्छे लोग थे, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, लेकिन इससे बुरे काम करने वाली सरकार आज से पहले कोई नहीं बनी। इन्होंने चाइना के हाथ पूरा देश बेच दिया है। इनके मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ने पूरी तरीके से लिटरली कंट्री को सेल आउट कर दिया, चाइना को और पाकिस्तान को। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सैकड़ों मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइनीज़ कंपनी में डायरेक्टर मिलेंगे और वो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट जो उन्होंने क्रिएट कराया, और चोरी तो इससे भी बड़ी कर रही है चाइना की कंपनियाँ, 80-20 का ट्रेड डेफिसिट है। 1 रुपये का व्यापार होता है हमारे बीच में और चाइना के बीच में, तो 20 पैसे का फ़ायदा हमें होता है, 80 पैसे का फ़ायदा उन्हें होता है। इसके अलावा जो कस्टम्स की, टैरिफ्स की, दूसरी तरह की चोरी है, वो अपने आप में पैरेलल इकोनॉमी है। वो अलग है। ये सभी मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कर रहे हैं, जिनको गुजराती मनुवादी मानसिकता के वरदस्त सरकार से प्राप्त है, जिसमें अमित शाह और मोदी जी सरे फहरिस्त हैं। तो ये जो देशद्रोह का काम हो रहा है, यही पैसा जो चाइना हमसे चुरा रहा है,
इसी की ताकत इस्तेमाल करके हमारी 2000 किलोमीटर जगह वो छीन चुका है और पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी में भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अभी मिडिल ईस्ट में भी आपने देखा होगा कि उसने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है सऊदी अरब और ईरान को आपस में मिलवा के। ये सब काम इंडिया के थे करने के, कि हम दुनिया के आर्बिट्रेटर बने। ये चाइना कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मनुवादी मानसिकता की आरएसएस और बीजेपी की सरकार की वजह से, जो कि चाइनीज़ इंटरेस्ट के सामने अपने मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन को खुश करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए चाइना के हाथ कंट्री का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इसके लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को तंजीम भी तैयार कर रहा है और तैयार कर रहा है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करे और इनकी सही जगह जेलों के पीछे पहुंचाए। चलिए अब हम बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की। तेलंगाना स्टेट में वक्फ बोर्ड है, आप बहुत ही अच्छी तरह उससे वाकिफ़ भी हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। सर, मेरा सवाल डायरेक्टली आपसे ये है कि क्या तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर तेलंगाना गवर्नमेंट मेहरबान है या फिर तेलंगाना गवर्नमेंट भी ऐसे ही कर रही है जैसे जुमले बीजेपी ने किया था 2018 में? नहीं, तेलंगाना गवर्नमेंट भी वही कर रही है जो बाकी सारी सरकारें कर रही हैं। वक्फ के मामले में तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि एक भी गवर्नमेंट पूरे भारत में अच्छा काम नहीं कर रही, बल्कि वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का काम हो रही है। और उसमें बहुत हद तक जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की और उसके चेयरमैन्स की होती है, जो ऑफिस बेयरर वक्फ बोर्ड के होते हैं। बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदारी तेलंगाना गवर्नमेंट में। ये दुख की बात सबसे ज़्यादा ये है कि इतने कद्दावर नेता मुस्लिम कम्युनिटी के तेलंगाना से आते हैं, जो पूरे देश में इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो कम से कम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जो स्थिति है वो दूसरी जगहों से कुछ बेहतर होनी चाहिए, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। Who is to be blamed for this? मैं इसके लिए नाम लेवाना चाहते हैं मुझसे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को आजकल तो टैक्स हैवी हैं सब, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर जाना चाहिए। सबसे पहले उन महनाज हस्तियों के नाम पढ़ने चाहिए जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से डिफ़ॉल्ट मेंबर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो तो बहुत सालों से मेंबर हैं ही और उन्हें हर बार होना ही है। और एमएलएज भी, मेरे ख्याल से तेलंगाना गवर्नमेंट मुस्लिम अफेयर्स पे असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछे बगैर काम नहीं करती। और ये मैं बहुत ही भारी मन से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि दुख होता है जब इतनी मायनाज शख्सियत है जो पूरे मुल्क में मुसलमानों की इंटरेस्ट वॉच करने का दावा करते हैं, तो वो अपने घर में क्या हो रहा है वो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत। जब इतने बड़े लीडर यहाँ मौजूद हैं तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि यहाँ पे बेटर काम होगा। तो अल्टीमेटली जो टेस्ट हम ले डाउन कर रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेट में हर एक मुस्लिम परिवार करोड़पति नहीं है वक्फ की वजह से, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जो है ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, वक्फ बोर्ड में चोरी हो रही है। इतनी कैपेसिटी है वक्फ की किसी भी स्टेट। सर, अभी 4% रिजर्वेशन चल रहा है तेलंगाना स्टेट में मुस्लिम्स को, और सीएम केसीआर ने वादा किया था कि वो 12% देंगे। इज़ इट पॉसिबल कि 12% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आइडियल गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। परसेंटेज के हिसाब से अगर 12% है तो 12%, मेरे ख्याल से 12% से ज़्यादा ही पॉपुलेशन है। 100% रिजर्वेशन इंडिया में होनी चाहिए। दैट इज़ द आइडियल गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हर जगह होनी चाहिए, हर शोबे में, हर बिजनेस में, हर फील्ड। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी 2024 में या फिर 2023 में जहाँ पे तेलंगाना स्टेट में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी होने वाले हैं, दलित्स को, मुस्लिम्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक ही एडवाइस है SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ को कि वो एक साथ आएँ। SC ST और माइनॉरिटीज़ पहले एक साथ आएँ, उसके बाद जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं OBC के वो भी आए और 100% रिजर्वेशन करें और इस देश में हर एक नागरिक को जो उसका बराबर का हक है वो दिलवाएं। वो है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जैसे ही हम लोग साथ आएंगे तेलंगाना में या दूसरी जगहों पे,
मनुवाद जो है हारेगा और अम्बेडकरवाद जीतेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पूरी तरीके से इंडिया बन जाएगी। लकीली आज आप इसी दिन आए हैं शहर हैदराबाद में, जबकि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इनाग्रेशन हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 110 फीट की स्टैचू का भी कल इनाग्रेशन हो चुका है। तो क्या आप तेलंगाना स्टेट की नई सेक्रेटेरिएट का दौरा करेंगे, देखेंगे बाहर से? नहीं, बाबा साहब की आइडियल्स को फॉलो करना, यानी कि 100% रिजर्वेशन देना ज़्यादा बेटर रहता। मेरा तो ये विचार है, पर ये भी अच्छा काम है, मूर्ति बनाई है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन 100% रिजर्वेशन अगर तेलंगाना देती, SC/ST सब प्लान को इम्प्लीमेंट करती, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे ख्याल से। वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से आज़ाद कर। जुडिशरी पावर के बारे में कुछ कहेंगे, वक्फ बोर्ड की जुडिशरी पावर के बारे में? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वक्फ बोर्ड को अगर स्ट्रेंथन करते और वक्फ के चोरों को सज़ा देने के लिए प्रावधान और मजबूत बनाते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए, थैंक यू वेरी मच साहब।